सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब। कहानी डिपो में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ तलत। कहानी का नाम है चौथी का जोड़ा और इसकी अफसाना निगार है इस्मत चुगताई। तो आइए शुरू करते हैं अफसाना चौथी का जोड़ा। सिदरी के चौके पे आज फिर साफ सुथरी जाजिम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झिर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थी, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माँओं ने बच्चे छातियों से लगा लिए थे। कभी कभी कोई मुनहन्नी सा चिड़चिड़ा बच्चा रसद की कमी की दुहाई देकर चिल्ला उठता, नहीं नहीं मेरे लाल। कोई दुबली पतली माँ उसे अपने घुटने पर लिटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल सूप में फटक रही हो, और फिर बच्चा हुंकार भरकर खामोश हो जाता। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफक्किर चेहरे को तक रही थीं। छोटे अर्ज की टूल के 2 पार्ट तो जोड़ लिए गए थे, मगर अभी सफेद गजी का निशान बियोतने की किसी की हिम्मत न पड़ी थी। काट छाट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने न जाने कितने जहेज संवारे थे, कितने छठी छोचक तैयार किए थे और कितने ही कफन भी होते थे। जहां कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी बियोत ना बैठती तो कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े की कान निकालती, कलफ तोड़ती और कभी तिकोन बनाती, कभी चौखूटा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोलकर मुस्कुरा पड़ती। आस्तीन के लिए घेर तो निकल आएगा, गिरेबान के लिए कतरन मेरी बुकची से ले लो और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर वो कतरनों की पींडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो सफेद गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नाप तोल हार जाएगी। तब ही तो सब दम साधे उनका मुंह तक रही थी। कुबरा की माँ के पुर इस्तकलाल चेहरे पर फिक्र की कोई शिकन न थी। 4 गज गजी के टुकड़े को वो निगाहों से बियोत रही थी। लाल टूल का अक्स उनके नील गूज जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियां अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गईं, जैसे जंगल में आग भड़क उठी हो। और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठाई। मोहल्ले वालियों के जमघटे से एक लंबी इत्मीनान की सांस उभरी। गोद के बच्चे भी ठसक दिए गए। चील जैसी निगाहों वाली कुंवारियों ने छपाछप सुई के नाकों में डोरे पिरोए। नई ब्याही दुल्हनों ने अंगुश्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी थी। सिदरी के आखिरी कोने में पलंगड़ी पर हमीदा पैर लटकाकर हथेली पर ठोरी रखे कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निमटाकर इसी तरह भी अम्मा सिदरी के चौके पर जा बैठती हैं और बुकची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती हैं। कुंडी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कनखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख झपकी उस जर्द माइल मटियाले रंग में लपक उठती। रुपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी खंदकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टाके पर जरी का काम हिलता और मशाले कपकपा उठती। याद नहीं कब उसके शबनमी दुपट्टे बने टके तैयार हुए और माजी की भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों के जाल धुंधला गए। गंगा जमुनी किरणें मांद पड़ गईं। तूली के लच्छे उदास हो गए, मगर
कुबरा की बारात ना आई। जब एक जोड़ा पुराना हो जाता तो उसे चाले का जोड़ा कहकर सैंत दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का इफ्तिताह हो जाता। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छाटी जाती। सिदरी के चौके पर साफ सुथरी चादर बिछती। मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए झांझने बजाती आन पहुंचती। छोटे कपड़े की गोट तो उतर आएगी, पर बच्चियों का कपड़ा ना निकलेगा। लो बुआ और सुनो, तो क्या निगोड़ मारी टूल की चूले पड़ेंगी। और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश कीमियागर की तरह आंखों की फीते से तूलो अर्ज नापती और बीबियां आपस में छोटे कपड़े के मुतालिक खुसुर फुसुर करके कहकहा लगाती। ऐसे में कोई मन चली कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती और कोई 4 हाथ आगे वाली समधनों को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चुगले शुरू हो जाती। ऐसे मौकों पर कुंवारी बालियों को सिदरी से दूर सिर ढककर खपरेल में बैठने का हुक्म दे दिया जाता और जब कोई नया कहकहा सिदरी से उभरता तो बेचारियां एक ठंडी सांस भर कर रह जाती। अल्लाह, ये कहकहे उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सिर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतरना बियोतना निहायत नाजुक मरहले पर पहुंच जाता। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी, कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से न सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नायन की लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो दूल्हा की कोई दाश्ता निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का अड़ंगा बांधेगी। जो गोट में कान निकल आए तो समझ लो या तो मेहर पर बात टूटेगी या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। भी अम्मा की सारी मशक़ी और सुघड़ापा धरा रह जाता। न जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के रोज से सुघड़ माँ ने जहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। जरा सी कतरन भी बचती तो तिले दानी या शीशी का गिलाफ सी कर धनक गोकरू से संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, हीरे ककड़ी की तरह बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीके का दम ही फूल गया। हमीदा को एकदम अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले, जैसे मुहर्रम का आलम। एक बार झुक जाते तो सीधा खड़ा होना दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम की मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटने पर बिठाकर न जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई फूसड़ा हलक में चला जाता और वो खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़ कर उनकी गोद से उतर आती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे कतई पसंद न था। उसके नन्हे से गुस्से पर वो हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझ जाती, जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर भी अम्मा आकर उन्हें सहला देती, पीठ पर धप-धप हाथ मारती। तौबा है, ऐसी भी क्या हंसी। अच्छू के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती, मगर वो देर तक बैठे हापा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते? कितनी बार कहा है तुमसे। बड़े शिफा खाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ और रोज 3 पाव दूध और आधी छटाक मक्खन खाओ। ए खाक पड़े इन डॉक्टरों की सूरत पर। भला एक तो खांसी है, ऊपर से चिकनाई। बलगम ना पैदा कर देगी। हकीम को दिखाओ किसी। दिखाऊंगा। अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर अच्छू लग जाता। आग लगे इस मुए हुक्के को, इसी ने तो ये खांसी लगाई है। जवान बेटी की तरफ भी देखते हो आंख उठाकर।
اور ابا کبرا کی جوانی کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے۔ کبرا جوان تھی، کون کہتا تھا کہ جوان تھی؟ وہ تو جیسے بسم اللہ کے دن سے ہی اپنی جوانی کی آمد کی سناونی سن کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیسی جوانی آئی تھی، نہ تو اس کی آنکھوں میں کرنیں ناچیں، نہ اس کے رخساروں پر زلفیں پریشاں ہوئی، نہ اس کے سینے میں طوفان اٹھے، نہ کبھی ساون بھادو کی گھٹاؤں سے مچل مچل کر پریتم یا ساجن مانگے۔ وہ جھکی جھکی سہمی سہمی جوانی جو نہ جانے کب دبے پاؤں اس پر رینگ آئی، ویسے ہی چپ چاپ نہ جانے کدھر چل دی۔ میٹھا برس نمکین ہوا اور پھر کڑوا ہو گیا۔ ابا ایک دن چوکھٹ پر اوندھے منہ گرے اور انہیں اٹھانے کے لیے کسی حکیم یا ڈاکٹر کا نسخہ کام نہ آ سکا، اور حمیدہ نے میٹھی روٹی کے لیے ضد کرنی چھوڑ دی، اور کبرا کے پیغام نہ جانے کدھر راستہ بھول گئے۔ جانو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس ٹاٹ کے پردے کے پیچھے کسی کی جوانی آخری سسکیاں لے رہی ہے، اور ایک نئی جوانی سانپ کے پھن کی طرح اٹھ رہی ہے۔ مگر بی اماں کا دستور نہ ٹوٹا۔ وہ اسی طرح روز دوپہر کو سدری میں رنگ برنگے کپڑے پھیلا کر گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے جوڑ جمع کر کے شبرات کے مہینے میں کریپ کا دوپٹہ 7.5 روپے میں خرید ہی ڈالا۔ بات ہی ایسی تھی کہ بغیر خریدے گزارا نہ تھا۔ منجلے ماموں کا تار آیا کہ ان کا بڑا لڑکا راحت پولیس کی ٹریننگ کے سلسلے میں آ رہا ہے۔ بی اماں کو تو بس جیسے ایک دم گھبراہٹ کا دورہ پڑ گیا۔ جانو چوکھٹ پر بارات آن کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے ابھی دلہن کی مانگ کی افشا بھی نہیں کتری۔ ہتول سے تو ان کے چھکے ہی چھوٹ گئے۔ چھٹ اپنی منہ بولی بہن بندو کی ماں کو بلا بھیجا کہ بہن میری مری کا منہ دیکھو جو اسی گھڑی نہ آؤ، اور پھر دونوں میں خسر پھسر ہوئی۔ بیچ میں ایک نظر دونوں کبرا پر بھی ڈال لیتی، جو دالان میں بیٹھی چاول پھٹک رہی تھی۔ وہ اس کانا پھوسی کی زبان کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسی وقت بی اماں نے کانوں کی 4 ماشے کی لونگیں اتار کر منہ بولی بہن کے حوالے کی کہ جیسے تیسے کر کے شام تک 1 تولہ بھر گوکھرو، 6 ماشا سلما ستارہ اور پاؤ گز نیفے کے لیے ٹول لا دیں۔ باہر کی طرف والا کمرہ جھاڑ پوچھ کر تیار کیا گیا۔ تھوڑا سا چونا منگا کر کبرا نے اپنے ہاتھوں سے کمرہ پوت ڈالا۔ کمرہ تو چٹا ہو گیا، مگر اس کی ہتھیلیوں کی کھال اڑ گئی، اور جب وہ شام کو مسالہ پیسنے بیٹھی تو چکر کھا کر دوہری ہو گئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتی گزری، ایک تو ہتھیلیوں کی وجہ سے، دوسری صبح کی گاڑی سے راحت آ رہے تھے۔ اللہ میرے اللہ میاں، اب کے تو میری آپ ہی کا نصیب کھل جائے۔ میرے اللہ میں 100 رکعت نفل تیری درگاہ میں پڑھوں گی۔ حمیدہ نے فجر کی نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ صبح راحت بھائی آئے تو کبرا پہلے سے ہی مچھروں والی کوٹھری میں جا چھپی تھی۔ جب سیوئیوں اور پراٹھوں کا ناشتہ کر کے بیٹھک میں چلے گئے تو دھیرے دھیرے نئی دلہن کی طرح پیر رکھتی ہوئی کبرا کوٹھری سے نکلی اور جوٹھے برتن اٹھا لیے۔ لاؤ میں دھو دوں بھی آپا؟ حمیدہ نے شرارت سے کہا۔ نہیں، وہ شرم سے جھک گئی۔ حمیدہ چھیڑتی رہی، بی اماں مسکراتی رہیں اور کریپ کے دوپٹے میں لچکا ٹاکتی رہیں۔ جس راستے کان کی لونگیں گئی تھیں اسی راستے پھول پتا اور چاندی کی پازیب بھی چل دی، اور پھر ہاتھوں کی 2 چوڑیاں بھی جو منجلے ماموں نے رنڈاپا اتارنے پر دی تھی۔ روکھی سوکھی خود کھا کر آئے دن راحت کے لیے پراٹھے تلے جاتے، کوفتے بھنا پلاؤ مہکتے، خود سوکھا نوالا پانی سے اتار کر وہ ہونے والے داماد کو گوشت کے لچھے کھلاتی۔ زمانہ بڑا خراب ہے بیٹی، وہ حمیدہ کو منہ پھلاتے دیکھ کر کہا کرتی، اور وہ سوچا کرتی ہم بھوکے رہ کر داماد کو کھلا رہے ہیں۔
बी आपा सुबह सवेरे उठकर मशीन की तरह जुट जाती हैं। नहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती हैं, दूध हटाती हैं ताकि मोटी सी मलाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकालकर उन पराठों में भर दे। और क्यों ना भरे, आखिर को वो एक दिन उसी का हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसी की हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फूलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और इस ख्याल से ही मेरी बियापा के चेहरे पर सुहाग खिल उठता, कानों में शहनाइयां बजने लगती और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती, उनके कपड़ों को प्यार से तह करती जैसे वो कुछ उनसे कहते हों। वो उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े मोजे धोती, बिसांदी बनियान और नाक से लिथड़े हुए रुमाल साफ करती, उनके तेल में चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम काढ़ती। पर मसला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डटकर खाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता। और बी अम्मा की मुंह बोली बहन हकीमाना अंदाज में खुसुर पुसुर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा, बी अम्मा तवीले पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले रंग ढंग से, कुछ आंखों से। ऐ नौज खुदा ना करे मेरी लौंडियां आंखें लड़ाएं हैं, उसका तो आंचल भी किसी ने नहीं देखा है। बी अम्मा फख्र से कहती, ऐ तो पर्दा तुड़वाने को कौन कहे है। बी आपा के पके मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूरंदेशी की दाद देनी पड़ती। ए बहन तुम तो सच में बहुत भोली हो। ये मैं कब कहूं हूं, ये निकोड़ मारी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वो मेरी तरफ देखकर हंसती। अरे ओ नकचड़ी, बहनोई से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक। चल दीवानी, ऐ तो मैं क्या करूं खाला, राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती। भाई हमें तो शर्म आती है। हा वो तो तुझे फाड़ ही खाएगा ना, बी अम्मा चढ़कर बोली। नहीं तो, मगर मैं लाजवाब हो गई और फिर मुस्कुराहट हुई। बड़े सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए। आज भी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। चुपके से बोली, देख हंसना नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सीनी रखते हुए कहा। फिर जो पट्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सिर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहां से। अल्लाह तौबा, क्या खन्नास आंखें हैं। जानी गोड़ मारी, अरे देख तो सही वो कैसा मुंह बनाता है। ए सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आपा भी ने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इल्तिजा थी। लुटी हुई बारातों का गुबार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मंद उदासी। मैं सिर झुकाए फिर खंबे से लगकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ न देखा। खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहकहा लगाऊं कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हो। मगर जानो किसी ने मेरा नड़खड़ा दबोच लिया हो। बी अम्मा ने जलकर मुझे वापस बुला लिया और मुंह ही मुंह में मुझे कोसने लगी। अब मैं उनसे क्या कहती कि वो मजे से खा रहा है कमबख्त। राहत भाई कोफ्ते पसंद आए? बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नदारत। बताइए ना। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने टहोका दिया। आपने लाकर दिए और हमने खाए, मजेदार ही होंगे। अरे वाह रे जंगली, बी अम्मा से रहा ना गया। तुम्हें पता भी ना चला क्या मजे से खली के कबाब खा गए। खली के? अरे तो रोज काहे के होते हैं, मैं तो आदी हो चुका हूं खली और भूसा खाने का। बी अम्मा का मुंह उतर गया। बी आपा की झुकी हुई पलकें ऊपर ना उठ सकी।
दूसरे रोज भी आपा ने रोजाना से दुगनी सिलाई की। और फिर शाम को जब मैं खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जलकर कहा। ये बात नहीं है, बस कुछ अजीब सा मालूम होता है। कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खा के उसे हाथी की खुराक दें, घी टपकते पराठे ठुसाएं। मेरी भी आपा को जोशांदा नसीब नहीं और उसे दूध मलाई निकलवाएं। मैं भन्ना कर चली आई। बी अम्मा की मुंह बोली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत ने दिन का ज्यादा वक्त घर में ही गुजारना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, बी अम्मा चौथी के जोड़े सिया करती और राहत की गलीज आंखें तीर बनकर मेरे दिल में चुभा करती। बात बेबात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी पानी तो कभी नमक के बहाने और साथ साथ जुमलेबाजी। मैं खिसियाकर बी आपा के पास जा बैठती। जी चाहता कि किसी दिन साफ कह दूं कि किसकी बकरी और कौन डाले दाना घास। ए भी मुझसे तुम्हारा ये बैल ना नाथा जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ती राख, नहीं, मेरा कलेजा धक से हो गया। मैंने उनके सफेद बाल लटके नीचे छुपा दिए। नास जाए इस कमबख्त नजले का, बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा। मैं जल गई। पर भी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गई? राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और मैं हाथ झटक कर भागी। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्मो हया से घुटी हुई आवाज में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह तकने लगी। कह रहे थे किसने पकाया है खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली के हाथ खा जाऊं। ओह नहीं, खा नहीं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदुरा हल्दी धनिये की बिसान से सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम की तरह सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं। उनकी बेगारी कब खत्म होगी? क्या उनका कोई खरीदार ना आएगा? क्या इन्हें कभी कोई प्यार से ना चूमेगा? क्या इसमें कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या इसमें कभी सुहाग का इत्र ना बसेगा? जी चाहा जोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदुरे थे, पर आवाज इतनी रसीली और मीठी थी कि अगर राहत के कान होते, मगर राहत के ना कान थे ना नाक, बस दोजख जैसा पेट था। और कह रहे थे कि अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम न किया करें और जोशांदा पिया करें। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। अरे चुपरी मुर्दार। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो, स्वेटर बन गया है, उन्हें दे आ। पर देख, तुझे मेरी कसम, मेरा नाम न लीजिए। नहीं बी आपा, उन्हें न दो ये स्वेटर। तुम्हारी इन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी जरूरत है? मैंने कहना चाहा पर कह न सकी। आपा भी, तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे जरूरत क्या है? चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलसन रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक अबरू शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या ये स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं, कमीना, मिट्टी का लौंदा।
یہ سویٹر ان ہاتھوں نے بنا ہے جو جیتے جاگتے غلام ہیں. اس کے ایک ایک پھندے میں کسی نصیب و جلی کے ارمانوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. یہ ان ہاتھوں کا بنا ہوا ہے جو ننھے پگوڑے جھلانے کے لیے بنائے گئے ہیں. ان کو تھام لو گدھے کہیں کے. اور یہ جو 2 پتوار ہیں وہ بڑے سے بڑے طوفان کی تھپیڑوں سے تمہاری زندگی کی ناو کو بچا کر پار لگا دیں گے. یہ ستار کی گت نہ بجا سکیں گے، منی پوری اور بھرت ناٹیم کی مدرائیں نہ دکھا سکیں گے. انہیں پیانو پر رقص کرنا نہیں سکھایا گیا، انہیں پھولوں سے کھیلنا نصیب نہیں ہوا. مگر یہ ہاتھ تمہارے جسم پر چربی چڑھانے کے لیے صبح سے شام تک سلائی کرتے ہیں، صابن اور سوڈے میں ڈبکیاں لگاتے ہیں، چولہے کی آنچ سہتے ہیں، تمہاری غلاظتیں دھوتے ہیں. ان میں کبھی چوڑیاں نہیں کھنکتی ہیں، انہیں کبھی کسی نے پیار سے نہیں تھاما. مگر میں چپ رہی. بھی اماں کہتی ہیں کہ میرا دماغ تو میری نئی نئی سہیلیوں نے خراب کر دیا ہے. وہ مجھے کیسی نئی نئی باتیں بتایا کرتی ہیں، کیسی ڈراؤنی موت کی باتیں، بھوک اور کال کی باتیں، دھڑکتے ہوئے دل کے ایک دم چپ ہو جانے کی باتیں. یہ سویٹر تو آپ ہی پہن لیجئے، دیکھیے نا آپ کا کرتا کتنا باریک ہے. جنگلی بلی کی طرح میں نے اس کا منہ، ناک، گریبان اور بال نوچ ڈالے اور اپنی پلنگڑی پر جا گری. بی آپا نے آخری روٹی ڈال کر جلدی جلدی تسلے میں ہاتھ دھوئے اور آنچل سے پوچھتی میرے پاس آ بیٹھی. وہ کچھ بولے؟ ان سے رہا نہ گیا تو دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، بی آپا یہ راحت بھائی بڑے خراب آدمی ہیں. میں نے سوچا کہ میں آج سب کچھ بتا دوں گی. کیوں؟ وہ مسکرائی. مجھے اچھے نہیں لگتے. دیکھیں میری ساری چوڑیاں چورا ہو گئیں، میں نے کانپتے ہوئے کہا. بڑے شریر ہیں، انہوں نے رومانٹک آواز میں شرما کر کہا. بی آپا سنو بی آپا، یہ راحت بھائی اچھے آدمی نہیں ہیں، میں نے سلگ کر کہا. آج میں اماں سے کہہ دوں گی. کیا ہوا؟ بھی اماں نے جانماز بچھاتے ہوئے کہا. دیکھو میری چوڑیاں بھی اماں، راحت نے توڑ ڈالی. بھی اماں مسرت سے بولی، ہاں خوب کیا، تو اسے ستاتی بھی تو بہت ہے تو دم کاہے کو نکل گیا، بڑی موم کی بنی ہوئی ہو کہ ہاتھ لگایا اور پگھل گئی. پھر چمکار کر بولی، خیر تو بھی چوتھی میں بدلہ لے لیجیو، وہ کسر نکالیو کہ یاد ہی کرے میاں جی. یہ کہہ کر انہوں نے نیت باندھ لی. منہ بولی بہن سے پھر کانفرنس ہوئی اور معاملات کو امید افزا راستے پر گامزن دیکھ کر از حد خوشنودی سے مسکرایا گیا. اے ہے تو بڑی ہی ٹھس ہے. ہم تو اپنے بہنوئیوں کا خدا کی قسم ناک میں دم کر دیا کرتے تھے، اور وہ مجھے بہنوئیوں کے چھیڑ چھاڑ کے ہتھ کنڈے بتانے لگی کہ کس طرح انہوں نے صرف چھیڑ چھاڑ کے تیر انداز نسخوں سے ان 2 ممیری بہنوں کی شادی کرائی جن کی ناو پار لگانے کے سارے موقع ہاتھ سے نکل چکے تھے. ایک تو ان میں سے حکیم جی تھے، جہاں بیچارے کو لڑکیاں بالیاں چھیڑتی شرمانے لگتے اور شرماتے شرماتے اختلاج کے دورے پڑنے لگتے. اور ایک دن ماموں صاحب سے کہہ دیا کہ مجھے غلامی میں لے لیجیے. دوسرے وائسرائے کے دفتر میں کلرک تھے، جہاں سنا کہ باہر آئے ہیں لڑکیاں چھیڑنا شروع کر دیتی تھیں. کبھی گلوریوں میں مرچیں بھر کر بھیج دیں، کبھی سوئیوں میں نمک ڈال کر کھلا دیا. یہ لو وہ تو روز آنے لگے، آندھی آئے طوفان آئے کیا مجال ہے جو وہ نہ آئے. آخر ایک دن کہلوا ہی دیا اپنے ایک جان پہچان والے سے کہ ان کے یہاں شادی کرا دو. پوچھا کہ بھائی کس سے؟ تو کہا کسی سے بھی کرا دو، اور خدا جھوٹ نہ بلائے تو بڑی بہن کی صورت کہ دیکھو تو جیسے بیلچا چلا آتا ہے، چھوٹی تو بس سبحان اللہ، ایک آنکھ پورب تو دوسری پچھم. 15 تولے سونا دیا ہے باپ نے
और बड़े साहिब के दफ्तर में नौकरी अलग दिलवाई। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहिब के दफ्तर की नौकरी, उसे लड़का मिलते देर क्या लगती है? बी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा। ये बात नहीं है बहन, आजकल के लड़कों का दिल बस थाली का बैगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाए। मगर राहत तो बैगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है, झुकाव देने पर कहीं मैं ही ना पिस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर बैठी आटा गूंद रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कंवारेपन की लानत समेत उसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी है? नहीं, वो भूख के एहसास से पहले ही सहम चुकी हैं। मर्द का तसव्वुर उसके जहन में एक उमंग भरकर नहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा है। वो एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ को ढकेलना ही होगा। मगर इशारों कनाइयों के बावजूद राहत मियाँ न खुद मुंह से फूटे और ना ही उनके घर से पैगाम आया। थक हार कर बी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रखकर पीर मुश्किल कुशा की नियाज दिलवा डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में उधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माई लजाई मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बी अम्मा कमजोरी में अपनी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टाके लगाती रहीं। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी, बस आंखों की सुइयां रह गई हैं, वो भी निकल जाएंगी। आज उनकी झुर्रियों में फिर मशालें थरथरा रही थीं। बी आपा की सहेलियां उनको छेड़ रही थीं और वो खून की बची कुची बूंदों को ताव में ला रही थी। आज कई रोज से उनका बुखार न उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलवाया। अपना आंचल हटाकर नियाज के मलीदे की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गर्म गर्म सांसें मेरे कान में लगी। तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है, ये मुक़द्दस मलीदा अब राहत के तंदूर में झोंका जाएगा। वह तंदूर जो 6 महीने से हमारे खून के छींटों से गर्म रखा गया। ये दम किया हुआ मलीदा मुराद बर लाएगा। मेरे कानों में शादियाने बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूं। दूल्हे के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा है, जो घोड़े की आयालों को चूम रहा है। चौथी का शहानी जोड़ा पहने, फूलों से लदी शर्म से निढाल आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती बी आपा चली आ रही हैं। चौथी का जरतार जोड़ा झिलमिल कर रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। बी आपा की हया से बोझल आंखें एक बार ऊपर उठती हैं। शुक्रिया का एक आंसू ढलक कर अफशा के जर्रों में कुमकुमों की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी मेहनत का फल है, बी आपा की खामोशी कह रही है। हमीदा का गला भर आया। जाओ ना मेरी बहन, बी आपा ने उसे जगा दिया और वो चौक पर ओढ़नी के आंचल से आंसू पोंछती रियोड़ी की तरफ बढ़ी। ये मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे, जैसे वो सांप की बाबी में घुस आई हो। और फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एकदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई, जैसे कोई उनका गला घोट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर
اس نے راحت کی منہ کی طرف بڑھا دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پہاڑ کی کھو میں ڈوبتا چلا گیا۔ نیچے تعفن اور تاریکی کے اتھاہ غار کی گہرائیوں میں ایک بڑی سی چٹان نے اس کی چیخ کو گھونٹ دیا۔ نیاز کے ملیدے کی رکابی ہاتھ سے چھوٹ کر لالٹین کے اوپر گری اور لالٹین نے زمین پر گر کر 2-4 سسکیاں بھری اور گل ہو گئی۔ باہر آنگن میں محلے کی بہو بیٹیاں مشکل کشا کی شان میں گیت گا رہی تھیں۔ صبح کی گاڑی سے راحت مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوا روانہ ہو گیا۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اسے جلدی تھی۔ اس کے بعد اس گھر میں کبھی انڈے نہ تلے گئے، پراٹھے نہ سکے اور سویٹر نہ بنے گئے۔ دق نے جو ایک عرصے سے بیابا کی طاق میں بھاگی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، ایک ہی جست میں انہیں دبوچ لیا اور انہوں نے چپ چاپ اپنا نامراد وجود اس کی آغوش میں سونپ دیا۔ اور پھر اس سدری میں چوکی پر صاف ستھری جازم بچھائی گئی۔ محلے کی بہو بیٹیاں جڑیں۔ کفن کا سفید سفید لٹھا موت کے آنچل کی طرح بی اماں کے سامنے پھیل گیا۔ تحمل کے بوجھ سے ان کا چہرہ لرز رہا تھا، ابرو پھڑک رہی تھی، گالوں کی سونسان جھریاں بھائیں بھائیں کر رہی تھی، جیسے ان میں لاکھوں اژدہے پھنکا رہے ہوں۔ لٹھے کی کان نکال کر انہوں نے چوپرتا کیا اور ان کے دل میں انگنت قینچیاں چل گئیں۔ آج ان کے چہرے پر بھیانک سکون اور ہرا بھرا اطمینان تھا، جیسے انہیں پکا یقین ہو کہ دوسرے جوڑوں کی طرح چوتھی کا جوڑا سیتا نہ جائے گا۔ ایک دم سدری میں بیٹھی لڑکیاں بالیاں میناؤں کی طرح چہکنے لگی۔ حمیدہ ماضی کو دور جھٹک کر ان کے ساتھ جا ملی۔ لال ٹول پر سفید خزی کا نشان، اس کی سرخی میں نہ جانے کتنی معصوم دلہنوں کا سہاگ رچا ہے، اور سفیدی میں کتنی نامراد کنواریوں کے کفن کی سفیدی ڈوب کر ابھری ہے۔ اور پھر سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ بی اماں نے آخری ٹانکا بھر کر ڈورا توڑ دیا۔ 2 موٹے موٹے آنسو ان کے روئی جیسے نرم گالوں پر دھیرے دھیرے رینگنے لگے۔ ان کے چہرے کی شکنوں میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ نکلیں اور وہ مسکرا دی، جیسے آج انہیں اطمینان ہو گیا کہ ان کی کبرا کا سوہا جوڑا بن کر تیار ہو گیا ہو اور کوئی دم میں شہنائیاں بج اٹھیں گی۔ یہ تھا اردو افسانہ چوتھی کا جوڑا۔ افسانہ آپ کو کیسا لگا یہ آپ ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔